आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द घरों में मारुति सुजुकी की कार या फिर महिंद्रा की कार होती ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही फेमस है और ये हमें इनके शेयर प्राइस से भी पता चलता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ग्रोथ है ही, लेकिन क्या आपने कभी इस तरीके से सोचा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को जो कंपनीज पार्ट सप्लाई करती है उन कंपनीज में कितनी ग्रोथ हो सकती है? तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को पार्ट सप्लाई करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं सोना कॉमस्टार के आईपीओ के बारे में। जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल, रिस्क, स्ट्रेंथ्स, फाइनेंशियल्स एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो सोना कॉमस्टार लिमिटेड आखिर ये करती क्या है? ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है जो डिफरेंशियल असेंबलीज, डिफरेंशियल गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स जैसे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई का काम करती है। वो भी दुनिया भर के सारे OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि US, यूरोप, चाइना एंड इंडिया। इवन 2020 के एक डेटा के हिसाब से ये कंपनी ग्लोबली टॉप 10 कंपनीज में आती है जो डिफरेंशियल बिवल गियर्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन इन्होंने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस भी बनाई है, जैसे इनका ग्लोबल मार्केट में अप्रॉक्स 5% का शेयर डिफरेंशियल बिवल गियर्स में है, 3% स्टार्टर मोटर्स में, 8.7% BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिफरेंशियल असेंबलीज में है। इनके 9 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड असेंबली फैसिलिटीज़ है अक्रॉस इंडिया, चाइना, मेक्सिको एंड USA में, जिसमें से 6 यूनिट्स इनके इंडिया में है जहां से 168 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की सप्लाई की जाती है। अगर हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट सप्लाई की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने 1100 करोड़ डिराइव किया है जो इनकी टोटल इनकम का 75% है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका से 36.1% रेवेन्यू है विद रेवेन्यू ऑफ 536 करोड़। उसके बाद है यूरोप जहां पे 26.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है, फिर है चाइना से 7.6% एंड लास्ट में इंडिया से 25%। ये कंपनी हर वो टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या 2 व्हीलर्स के लिए हो या कार्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, सबके प्रोडक्ट का वाइड रेंज ऑफर करती है। और इन सब प्रोडक्ट से अगर हम इनका रेवेन्यू देखें तो वो भी अच्छा ही है, जिसमें ऑलमोस्ट हर साल डिफरेंशियल गियर से सबसे ज़्यादा सेल होती है। इन सारे ही प्रोडक्ट्स के थ्रू ये हर टाइप के पावर ट्रेन ऑफर करते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इवन गवर्नमेंट भी कई सारे इनिशिएटिव्स लाती रहती है ताकि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ग्रो हो और ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा रिकग्निशन बना पाए। अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स की। तो इनकी सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि ये बढ़ते हुए EV मार्केट से बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। जैसा कि हमने पिछले कुछ मंथ्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बढ़ता हुआ क्रेज देखा और ये कंपनी ऑलरेडी 2021 में BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पार्ट सप्लाई करके अच्छा खासा इनकम जनरेट करती है, जो है अराउंड 205 करोड़ का। सोना कॉमस्टार BEV व्हीकल्स के लिए ऑलरेडी 2016 से डिफरेंशियल गियर्स एंड डिफरेंशियल असेंबलीज जैसे प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब EV मार्केट आगे चल के ग्रो करेगा तो इनको भी इस चीज़ से रेवेन्यू इंक्रीज मिलेगा। दूसरा स्ट्रेंथ जो इस कंपनी के पास है वो है व्हीकल सेगमेंट में इंक्रीज्ड ग्लोबल मार्केट शेयर। अगर ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखे तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है स्टार्टर मोटर्स के और इसका एक्सपोजर उन्हें पैसेंजर व्हीकल से मिलता है। अगर बात करें मार्केट शेयर की तो इनके 2020 में डिफरेंशियल गियर्स और स्टार्टर मोटर के मार्केट शेयर में ग्लोबली 5 और 3% हुई है, जो कि कंपैरेटिवली 2019 से इंक्रीज हुआ है। इवन क्रिसिल के एक रिपोर्ट के हिसाब से सोना कॉमस्टार डिफरेंशियल गियर्स बनाने वाली ग्लोबली सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, क्योंकि इसका हर एक डिवीजन, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल या फिर OEM, ये बहुत ज़्यादा है। थर्ड स्ट्रेंथ को अगर देखें तो वो है इनके बदलते ट्रेंड्स के साथ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की कैपेबिलिटी। इन्होंने अपना एक इन हाउस डेवलपमेंट पैनल रखा है ताकि ये सही वक्त पे सही चीज़ें अडेप्ट करने लग जाए। तो ये अपनी इनकम का एक सब्सटैंशियल पोर्शन सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख के ये कहना बहुत सही होगा कि ये बदलते ट्रेंड्स को अच्छे से अडेप्ट कर लेती है।
अब अगर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 10 कंपनीज में से एक है। इनका इब्रिटा एंड उसी का मार्जिन 2020 में कोविड की वजह से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट फिर 2021 में रिकवर भी हो गया है। और ROE एंड ROCE भी इंक्रीज ही हो रहा है। इवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 2020 में कम होने के बाद 2021 में बढ़ गए। अब अगर हम इनके डेट की बात करें तो इनका डेट कुछ इस तरह है। हर साल इनका थोड़ा थोड़ा डेट बढ़ता जा रहा है, बट इससे फ़र्क तब पड़ता है जब कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा हो। क्योंकि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो इसका ये मतलब हो जाता है कि कंपनी के इक्विटी के मुकाबले उसका डेट कितना टाइम्स है, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंपनी के लिए बुरा होता है। बट यहाँ अगर हम देखें तो 2021 के हिसाब से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 26.18 टाइम्स है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब इसी डेट को कम करने के लिए वो IPO ला रहे हैं, क्योंकि IPO लाने का उनका मेन पर्पस ही डेट रीपेमेंट है। तो अब बात करते हैं कंपनी से जुड़े कुछ रिस्क की, जिन्हें जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे पता करने से हमें कंपनी के बारे में और डिटेल्स पता चलती हैं। सबसे पहला रिस्क है ग्लोबल मार्केट पर डिपेंडेंसी। जहां हमने स्ट्रेंथ्स में समझा था कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू बाहर की कंट्रीज से आता है, तो जहां इससे कंपनी को ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है, वहीं एक रिस्क ये भी आ जाता है कि कल को अगर ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट में कोई बैड न्यूज़ होती है या फिर किसी भी कंट्री में कोई सोशल, पॉलिटिकल या नेचुरल कैलामिटी आती है, तो उसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यूज़ अफेक्टेड होंगे। जैसे अगर अभी का ही एग्जाम्पल ले तो पैंडेमिक की वजह से कुछ कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, चाइना एंड इवन इंडिया में भी इनकी प्रोडक्ट्स की सेल गिरी है। दूसरा रिस्क है कस्टमर कंसंट्रेशन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनका मेजर रेवेन्यू इनके टॉप 10 क्लाइंट्स से आता है। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि 2021 में इनकी इनकम थी 1100 करोड़, जो कि इनके टोटल इनकम का 79% है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो ऐसे में ये बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर इन क्लाइंट्स ने किसी और कंपनीज पे स्विच कर लिया तो सोना कॉमस्टार को बहुत नुकसान देखना पड़ सकता है। एक और मेजर रिस्क जो ऐसी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनीज में होता है वो है एट्रिशन रेट का। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए ऑब्वियसली स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है, और ऑटोमोटिव सेक्टर में स्किल्ड पर्सनल्स में बहुत कंपटीशन है। तो कंपनी को एक तो क्वालिफाइड एंड स्किल्ड मैन पावर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देने होते हैं। इवन हायर करने के बाद भी उनके ऊपर बहुत एक्सपेंसेस करने होते हैं ताकि वो उन्हें प्रॉपरली ट्रेन कर सके। बट उसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती है कि वो स्किल्ड पर्सनल कंपनी में आगे चल के टिकेगा ही। तो ऐसे में एट्रिशन रेट भी यही बताता है कि आप कितने एम्प्लॉयज़ को अपने पास रिटेन कर पाते हो। एक और रिस्क जो इनको बहुत ज़्यादा है वो है क्रेडिट रिस्क। या तो इनकी पेमेंट डिले बहुत ज़्यादा होती है या फिर फेल हो जाती है। जनरली ये बल्क ऑर्डर्स पे काम करने वाली कंपनी है, तो ये मोस्ट ऑफ द काम क्रेडिट पे करती है। मतलब अगर इन्हें कोई बल्क ऑर्डर मिलता है तो ये उस ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करने के लिए अपने रॉ मटेरियल प्रोवाइडर से क्रेडिट में रॉ मटेरियल लेती है। तो ऐसे में अगर इनके क्लाइंट्स ने इन्हें टाइमली पे नहीं किया या फिर पे करने में फेल हो जाते हैं तो इसका नुकसान इवेंचुअली इन्हें ही झेलना पड़ता है। जैसे अगर हम इनके ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो 416 करोड़ अभी तक कंपनी ने रिसीव ही नहीं किया है, जो कि इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 26% है। अब अगर हम बात करें इनके पीयर्स के बारे में तो इनके लिस्टेड पीयर्स हैं मदरसन सुमी, सुंदरम क्लेटन, वेरॉक इंजीनियरिंग लिमिटेड, बॉश, भारत फॉर्ज लिमिटेड एंड महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव। और इन सभी के PE काफ़ी हाई है, और उस हिसाब से सोना कॉमस्टार का भी PE ओवर वैल्यूड ही है। अगर हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो इसका प्रीमियम है अराउंड 22 रुपये। तो अगर आप चाह रहे हैं तो आप IPO के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं IPO की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो अब आप किसी भी IPO से रिलेटेड सारी ही जानकारी टिकर पे जाके देख सकते हैं। आपको बस टिकर पे जाके IPO सेक्शन में जाना है और आपको वहाँ सारे ही अपकमिंग IPOs की बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे अगर हम सोना कॉमस्टार का देखें तो IPO ओपन हो रहा है 14 जून को और क्लोज हो रहा है 16 जून को, और इसका प्राइस बैंड है 285 रुपीज़ से 291 रुपीज़। आई होप आपको आज की हमारी ये सोना कॉमस्टार के ऊपर IPO रिव्यू अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि क्या आप इस IPO में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। थैंक यू।